नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अरविंद मिश्रा आपका स्वागत करता है घर बैठे बैठे खेल खेल में निबंध सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियोज में हमने इस पर चर्चा की है और आप उसमें सहभागी रहे, आपने देखा, जांचा, परखा कि निबंध रटने की कोई वस्तु है नहीं। किसी को लगता है कि किसी कोचिंग में जाएं या कोई टीचर एक प्रारूप बता दे, उसे लिख करके हूबहू एग्जाम में हम लिखाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। याद रखिए, निबंध अंतः प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाली चीज है, आपके इनर सोल से। जब तक आपकी अंतः प्रज्ञा जागृत नहीं होगी, यानी भीतर की इच्छा शक्ति जागृत नहीं होगी, आप निबंध में बेहतर नहीं करेंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि निबंध में बेहतर नहीं किया जा सकता। आप तो अपने जीएस के मुद्दों को पढ़ते रहें, इतिहास, भूगोल जो भी पढ़ रहे हैं आप उन्हें पढ़ते रहें। थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य और दर्शन, समाज शास्त्र के विषयों को भी आप देखते रहें, क्योंकि पिछले 3 वर्षों ने ये प्रमाणित कर दिया है कि साहित्य के मुद्दे अब हूबहू उठा करके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, लगभग 8 टॉपिक में आप देख रहे होंगे कि 8 टॉपिक हर साल दिए जा रहे हैं। सेक्शन 1 में 4, सेक्शन 2 में 4। तो इस 8 टॉपिक में कम से कम 3 से 4 निबंध ऐसे होंगे जो पूरी तरह से साहित्यिक हैं, उनमें दर्शन का पुट है। यदि आप संस्कृति से उनको जोड़ लें, प्रकृति से जोड़ लें, समाज से जोड़ लें, तो देखिए कि ये निबंध बहुत आसानी से पकड़े जा सकते हैं। और इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इनके लिए आपको अपना मन बनाने की आवश्यकता है। छोटी छोटी चीजों को समझते रहिए, संकल्पनाओं को जानते रहिए, इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या। तो इसी सिलसिले में, इसी प्रयास में आज हम लोग बाजारवाद को देखने जा रहे हैं। दोस्तों, मुख्य रूप में पूछा जाता है निबंध बाजारवाद और नारी, लेकिन हम इसे 3 अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखने की कोशिश करेंगे, या यूं कहें कि इस बाजारवाद को 3 रूपों में देखने की कोशिश करेंगे। बाजारवाद और नारी, बाजारवाद और प्रकृति, बाजारवाद और मानवता, और एक चौथा हिस्सा भी अगर जोड़ लें, बाजारवाद, साम्राज्यवाद और विश्व शांति। तो आप कहें कि इसके 4 मुद्दे बनेंगे जिनको आप समझिए। बाजारवाद है क्या? पश्चिमी जगत से, यानी पूंजीवाद के साथ औद्योगिक क्रांति आई। इस औद्योगिक क्रांति ने महानगरों को जन्म दिया। इस औद्योगिक क्रांति ने बाजारवाद को जन्म दिया, और इसी बाजारवाद ने उपभोक्तावाद को जन्म दिया। फिर से सुनिए, पश्चिमी संस्कृति से, पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपने साथ पूंजीवाद, यंत्रवाद, आपने सुना होगा, पूंजीवाद आया तो उसके साथ यांत्रिक औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति से महानगरों का विकास हुआ, बाजारवाद का जन्म हुआ, और यहीं से उपभोक्तावाद का जन्म हुआ। दोस्तों, बाजारवाद या उपभोक्तावाद के केंद्र में मैक्सिमम प्रॉफिट काम कर रहा होता है, अधिकतम लाभ। और इस अधिकतम लाभ के लिए यह बाजारवाद या उपभोक्तावाद हमेशा इस बात पर ध्यान देता आया है कि उसके लाभ के अवसर बढ़ें, और इसके लिए आवश्यकता पड़े तो वह नैतिकता को मारने को तैयार है, मानवता को मारने को तैयार है। उसका ध्यान सिर्फ उपयोगिता और लाभदायकता पर है, उसे नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप इस बाजारवाद को देखें तो बाजारवाद ने औद्योगिक प्रसार किया, और औद्योगिक प्रसार के केंद्र में कहीं न कहीं नारी है, प्रकृति है और मानवता, परंतु इनका प्रसार नहीं हुआ, इनका विध्वंस हुआ। ये तो आपने सुना होगा कि उद्योगवाद की स्थापना से, महानगरों की स्थापना से प्रकृति छिन्न भिन्न हुई। हरियाली को उजाड़ कर, वृक्षों को काट कर, हरे भरे वन को काट करके महानगर बसे,
ऊंची ऊंची अटालिकाएं बसाई गई। इसका अर्थ है कि इस बाजारवाद ने सबसे पहले प्रकृति पर घात लगाया। यह बाजारवाद यंत्रवाद के सहारे आगे बढ़ा। यंत्रवाद के केंद्र में विज्ञानवाद है और यह विज्ञानवाद अतिशय मानवघाती भी है और प्रकृति घाती भी है। इसलिए इस बाजारवाद और यंत्रवाद ने प्रकृति का तहस नहस किया और महानगरों का उद्योगवाद का प्रसार हुआ। दोस्तों, जैसा कि हमने सुना कि यह बाजारवाद या उपभोक्तावाद मैक्सिमम प्रॉफिट पर कार्य करता है, अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर कार्य करता है। बेशक उसके लिए नैतिक मूल्यों को, मानवीय मूल्यों को बलि देने की आवश्यकता पड़े तो वह उससे चूकता नहीं। इन्हीं में एक है नारी के प्रति इसका दृष्टिकोण। बाजारवाद और उपभोक्तावाद में नारी महज एक उपकरण है। नारी बाजारवादी एक वस्तु है। अब दोनों शब्दों पर अंतर करने की आवश्यकता है। नारी बाजारू नहीं है, उसके लिए नारी बाजारवादी वस्तु है। वह नारी के रूप और सौंदर्य का हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। बाजारवाद मैक्सिमम प्रॉफिट को केंद्र में रखकर अधिकतम लाभ के लिए नारी के रूप और सौंदर्य को एक हथियार, एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करता है। इसलिए आप देखेंगे कि बाजारवाद या उपभोक्तावाद में नारी सभी जगह रिसेप्शन पर है, वह आगे है। वह व्यावसायिक उत्पादों को बेचने के लिए महज एक माध्यम है। वह सेल्स वूमेन है। उसी के माध्यम से, उसके चमक दमक के माध्यम से, उसकी मीठी बोली के माध्यम से, उसके सौंदर्य के माध्यम से यह बाजारवाद, उपभोक्तावाद अपना व्यवसाय करता आया है। किंतु क्या नारी के प्रति वह सजग है? क्या नारी के प्रति उसमें उदारता, मानवता का भाव है? बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे कि बाजारवाद या उपभोक्तावाद के लिए 17 से लेकर के 35 तक की ही नारी फिट है, सुटेबल है। वह उसके बाद की स्त्रियों को दूध की मक्खी की तरह समझता है। उसका काम निकलना चाहिए। नारी उसके लिए सिर्फ एक चमड़ी की वस्तु है। दोस्तों, यह माना गया कि सामंती समाज में नारी तो भोग की वस्तु थी। सामंती समाज में नारी भोग की वस्तु थी, परंतु पूंजीवादी समाज में, यानी पूंजीवाद के आने से बाजारवाद, उपभोक्तावाद आया। पूंजीवादी समाज में नारी उपभोक्तावादी वस्तु बन गई। भोगवादी वस्तु और उपभोक्तावादी वस्तु में जमीन आसमान का अंतर होता है। हम लोग गालियां तो देते हैं सामंती समाज को, लेकिन समझने लायक है। सामंती समाज में भी नारी भोग और विलास की वस्तु थी, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उस नारी के प्रति संरक्षण का भी भाव था। बेशक नारी बहुविवाह प्रथा से जुड़ी हुई थी, हो सकता है वह रखैल भी थी, लेकिन उसे घर, उसे आवास, उसे भोजन दिया जाता था, उसे बीच में नहीं छोड़ दिया जाता था। तो सामंती समाज में नारी भोग की वस्तु थी। लेकिन पूंजीवादी, बाजारवादी, उपभोक्तावादी समाज में नारी उपभोग की वस्तु बन गई। उपभोग की वस्तु का एक बड़ा सीधा अर्थ है, जब तक उसकी आवश्यकता हो तब तक उसे इस्तेमाल किया, आवश्यकता खत्म उसे डंप कर दिया, यूज एंड थ्रो। जब नारी सामंती समाज में भोग की वस्तु थी तो उसके प्रति कहीं ना कहीं नैतिकतावादी, संरक्षणवादी दृष्टिकोण भी था। लेकिन बाजारवाद में नारी यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल और फेंको। जिस प्रकार कलम, जिस प्रकार चाय की प्यालियां इस्तेमाल के बाद ये चीजें फेंक दी जाती हैं, नारी भी यूज एंड डंप। इसीलिए आप बाजारवादी दृष्टिकोण के तहत कार्य करने वाली व्यवसायिक इकाइयों को देखेंगे, उनका ऐड आता है, आवश्यकता है स्मार्ट लड़कियों की। स्मार्ट लड़कियों का अर्थ ये नहीं कि जो गुणी, ज्ञानी, उनका अर्थ है जो चमड़ी से गोरी। इसीलिए दोस्तों, ये बाजारवाद कहीं ना कहीं नारी की चमड़ी, नारी के रूप, नारी के सौंदर्य को एक उपकरण, एक सशक्त हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। अब समझना यह है
कि बाजारवाद क्यों घातक है नारी के लिए। दोस्तों, औद्योगिक व्यावसायिक उपभोक्तावादी मानसिकता से जुड़ी इकाइयां नारी का सहारा तो लेती हैं, परंतु याद रखिए उन्हें स्लिम ट्रिम एक फिट नारी चाहिए। याद रखिए इस बाजारवाद में ही यह सिद्धांत ज्यादा फलता फूलता रहा है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। जो नारी फिट हो, जो व्यवसायिक घरानों के लिए, औद्योगिक इकाइयों के लिए, आज के बाजारवादी व्यवस्था के लिए सुटेबल हो, फिट हो, वही नारी उपयोगी है। तो ऐसे में उपभोक्तावादी, बाजारवादी, साम्राज्यवादी शक्तियां यह कोशिश करती आई हैं कि नारी को विवाह से, परिवार से दूर रखा जाए। इसीलिए नारी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने की कोशिश की जाती है ताकि वह विवाह न कर सके, बच्चों को जन्म न दे सके। अब जरा समझिए, 35 तक नारी अपने को फिट रखने के चक्कर में घर परिवार से नहीं जुड़ती। उसे लगता है ये चकाचौंध भरी बाजारवादी व्यवस्था, उपभोक्तावादी दुनिया ही उसके लिए स्वप्न लोक की तरह। परंतु उसका सपना जब टूटता है, जब बिखरता है और सपनों के नीले आकाश से गिरकर अपने पंखों को कतरा देखकर जमीन पर फड़फड़ाती गिरती है, उसे खुरदरी जमीन मिलती है। यथार्थ के उस धरातल पर पड़ी छटपटाती नारी को तब परिवार की आवश्यकता पड़ती है, घर की। परंतु पीड़ा यह है कि उसे घर और परिवार उस उम्र में नहीं मिल पाता और तब समाज में परित्यक्ता बनकर जीने को विवश होती है। दोस्तों, यह बाजारवाद नारी के लिए पूरी तरह शोषणकारी रहा है। थोड़ी देर के लिए तो लगता है कि नारी इससे जुड़कर स्वरोजगार से या रोजगार से जुड़ करके, सुशिक्षित होकर नारी नौकरी पा करके, स्वनिर्भर हो करके अपने निर्णय खुद ले सकती, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। परंतु इतना आसान नहीं है बाजारवाद। इसलिए यह माना गया कि बाजारवाद के केंद्र में नैतिकता नहीं है, वह सिर्फ उपयोगिता पर कार्य करने वाली प्रणाली है। इसलिए हमारे साहित्यकारों ने, हमारे विचारकों ने, यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी अतिशय विज्ञानवाद, उपभोक्तावाद, यंत्रवाद को मानवघाती माना था। और तब जयशंकर प्रसाद जैसे रचनाकार अपनी रचना कामायनी में, रामधारी सिंह दिनकर जैसे रचनाकार अपनी रचना कुरुक्षेत्र में, और प्रेमचंद जैसे रचनाकार अपनी रचना गोदान में कहीं ना कहीं इस नारी को बाजारवाद से बचाने की कोशिश करते हैं। यदि जयशंकर प्रसाद ने लिखा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, तो समझिए नारी श्रद्धा तभी हो सकती है जब वह जीवन को समतल बनाए। बाजारवाद से जुड़कर नारी विवाह को, परिवार को तो खारिज कर देती है, लेकिन वह भूल जाती है कि यदि वह समाज से नहीं जुड़े, विवाह नहीं करे, तो समाज और संसार की रक्षा कैसे होगी। इसलिए प्रेमचंद ने लिखा कि नारी समाज का सीमेंट है। समाज को कंक्रीट रूप देने का नाम ही नारी नहीं है, बल्कि समाज का अस्तित्व नारी पर टिका हुआ है। नारी सृष्टि का आधार है। इसलिए प्रेमचंद लिखते हैं कि नारी पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधकार से। जरा समझिए, नारी में श्रेष्ठता के गुण है, और वो भी कब? यदि वह अपने मूल्यों को समझे। उसके मूल्य क्या हैं? सेवा, त्याग, समर्पण, माया, ममता, मधुरिमा। इन्हीं मूल्यों से दोस्तों परिवार, समाज और पूरे संसार की रक्षा हो सकती है। इसलिए प्रेमचंद फिर आगे लिखते हैं कि यदि पुरुष में नारी के गुण आ जाएं, नारी के गुण क्या क्या? त्याग, समर्पण, माया, ममता, मधुरिमा। तो पुरुष में यदि नारी के गुण आ जाएं तो पुरुष महात्मा हो जाए, किंतु नारी में यदि पुरुष के गुण आ जाएं तो नारी उल्टा हो जाए। फिर से, पुरुष में यदि नारी के गुण आ जाएं तो पुरुष महात्मा हो जाए, क्योंकि नारी के गुण वाकई महान है। सेवा, त्याग, समर्पण, माया, ममता। और इसलिए प्रेमचंद ने लिखा कि नारी के ये गुण
भारतीय समाज के लिए सीमेंट की तरह कार्य करते हैं। और तब प्रसाद जी लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। और बहुत पहले संत तुलसी ने भी इसी भाव को लिखा, बिन घरनी घर भूत का डेरा। और फिर उन्होंने लिखा, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी, पुरुष नारी के बिना अनाथ है। तो समझिए, यदि नारी में पुरुष के गुण आ जाएं तो नारी को उल्टा हो जाए। पुरुष के गुण क्या है? स्वच्छंद, छुट्टा सांड, स्वेच्छाचारी वृत्ति, जो मन में आया किया। इसलिए नारी को हमारे विचारक गांधी जैसे संत, विचारक, प्रसाद, निराला, प्रेमचंद, दिनकर ऐसे रचनाकार नारी को बाजारवाद से बचाना चाह रहे थे, क्योंकि नारी को यह बाजारवाद पुरुषों की तरह स्वच्छंद बनाने का काम करता है। यदि नारी स्वच्छंद हो गई, मर्यादा से मुक्त हो गई, यदि वह मर्यादा रहित हो गई, तो याद रखिए, मर्यादा और लज्जा नारी का सबसे बड़ा आभूषण है। लिखा जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचना कामायनी में कि मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूं, शालीनता सिखाती हूं। नारी यदि शालीन है, लज्जाशील है, तो वही नारी का आभूषण है। लज्जा विहीन, मर्यादा विहीन नारी अपनी ही नजरों में गिर जाती है। कोई पुरुष यदि कहे कि बिना नारी के मैं जी लूंगा, और कोई नारी ये कहे कि मैं बिना पुरुष के जी लूंगी, और वह भी स्वच्छंद रूप में जिसके तिसके साथ घूम लूं, तो यह 2 दिनों की चांदनी तो हो सकती है, 4 दिनों की भी नहीं, परंतु पूरी जिंदगी अंधेरी रात की शक्ल में बीतेगी। इसलिए आवश्यकता है कि चाहे पुरुष हो या नारी, दोनों मर्यादित होकर ही, दोनों समाज के नियमों का पालन करते हुए, समाज के नियमों को ही नैतिकता आचार संहिता कहती है। और यह बाजारवाद समाज के नियमों की खिल्ली उड़ाता है। वह लोगों को व्यक्तिवादी बनाता है, स्वच्छंद बनाता है, उपभोक्तावादी, इस्तेमाल करो फेंको। वह कहता है कि मैं तो समाज को जूते की नोक पर रखता हूं। इसलिए नारी अगर बाजारवादी चकाचौंध से जुड़ गई तो वह समाज से कट जाएगी, और समाज की उपेक्षा करने वाली नारी, याद रखिए, खुद अपने आप में अपने अस्तित्व को खो देगी। दोस्तों, इसलिए एक निबंध पूछा गया, आप देखें 2017-18 का निबंध है, कि आधुनिक युग में भारत में नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। नारी पश्चिमी समाज को देख करके सपना देख सकती है। देखिए, भारतीय समाज ने कभी भी नारी को अधिकार देने को मना नहीं किया, और इसलिए निबंध है, नारी और पुरुष दोनों को समान अधिकार देकर ही समाज का विकास हो सकता है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हमारे विचारकों ने, हमारे सेनानियों ने यह समझा था कि जब तक नारी घर की 4 दीवारी से मुक्त नहीं होगी, जब तक वह पढ़ेगी नहीं, सुशिक्षित नहीं होगी, नारी जब तक स्वतंत्र नहीं होगी, तब तक समाज की स्वतंत्रता की कामना नहीं की जा सकती। इसलिए आप स्वाधीनता संग्राम के दौरान नारी की सहभागिता को देख सकते हैं। उषा मेहता, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, कई ऐसे नाम हैं, संख्या नहीं गिनाई जा सकती। तो भारतीय समाज ने शुरू से ही नारी के प्रति अपने भावों को रखा, आदर भाव। यत्र नार्यस्सु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नारी भारतीय समाज में पूज्य है। यहां तक कि स्त्री धन की भी बात की गई, नारी अधिकारों की भी बात। तो समझा जा सकता है कि नारी सुशिक्षित बने, नारी शक्तिशाली बने, सशक्त हो, किंतु सशक्तिकरण के नाम पर कहीं उसका भ्रष्टीकरण ना हो जाए, कहीं नारी समाज को चुनौती न देने लगे, नारी पुरुषों को चुनौती दे। क्यों? क्योंकि आधुनिक युग में, इस भागम भाग की जिंदगी में जीवन प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। इसलिए चुनौती आवश्यक है, लेकिन नारी कहीं समाज को ही चुनौती न दे,
वह यह न कहने लगे कि विवाह परिवार तो सब बंधन है, सब बोझ है। और यही वजह है कि बाजारवाद से नारी को बचाना होगा, और तभी हमारी नारी जननी बन सकती है। जिस देश में मातृ सुरक्षा योजना, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, अन्य कई बालिका योजनाएं चलाई जा रही हों, वह देश धन्य है। जहां हमारे पुराने विचारकों ने भी नारी के प्रति अच्छा सोचा, और आज की सरकारें भी अच्छा सोच रही हैं। अगर कहीं कमी है तो आत्ममंथन की आवश्यकता है। पुरुष हमेशा इस बात को याद रखे कि नारी पुरुष के आगे आश्रिता नहीं है, बल्कि पुरुष आश्रित है उसके आगे। दोनों का संबंध एक दूसरे पर निर्भर है, अन्योन्याश्रय संबंध है, पूरक संबंध है, तो ही दोनों आगे बढ़ेंगे। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि नारी की शिक्षा रोक दी जाए, उसे पढ़ाया नहीं जाए, उसे बंदिनी बना के रखा जाए, चार दीवारी में उसे कैद करके रखा जाए, घरेलू हिंसा का शिकार हो नारी। यह बिल्कुल गलत। हमारे यहाँ नारी की यह शक्ल कभी नहीं रही है। आप देखें पूर्व वैदिक काल में, आप देखें ऋग्वैदिक काल में, आप हड़प्पा संस्कृति में जाकर के देखें, नारी सभा समितियों में भाग लेती थी। तो यदि मध्य काल में जब आक्रांताओं का दौर था, तो पर्दा प्रथा, याद रखिए, पर्दा प्रथा भारतीय समाज की उत्पत्ति नहीं है, कहीं ना कहीं अरब से यह परंपरा आई। और दोस्तों उस समय जरूरी भी थी ये परंपरा। आक्रांताओं का काल था, आक्रमणकारी शक्तियां अस्मत् धन समृद्धि इज्जत सब कुछ लूट लेती थी। ऐसे में उस मध्यकालीन समाज में नारी के लिए एक ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, तो नारी के लिए वह सेफ्टी का उपाय था, नारी की सुरक्षा का वह माध्यम था। ऐसे में नारी यदि समाज से बदला लेने की कोशिश करे तो याद रखिए यह न्याय संगत नहीं होगा। हमारे समाज में नारी हमेशा श्रेष्ठ रही है। हमारे यहाँ मातृशक्तियों को हमेशा आदर दिया गया। जन्नी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और अगर लगता है किसी को कि ये बातें सिर्फ किताबी हैं, तो मैं माफी चाहूंगा। इन किताबी बातों को आप व्यवहारिक जीवन में उतारें, क्योंकि शास्त्रों में तो नारी के प्रति न जाने कितने आदर के भाव हैं। हाँ, कहीं ना कहीं उनके प्रति प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण भी है, नारी की अवहेलना उपेक्षा भी है। तो उन्हें गोली मारिए, उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन जो नारी के प्रति उदारतावादी मानवतावादी दृष्टिकोण है, जो रवैया है, उसे अपनाने की आवश्यकता है। और नारी भी यह कोशिश करे कि वह पढ़े लिखे, खूब तरक्की करे, अंतरिक्ष में जाए, वह सत्ता संभाले, केंद्र और राज्य सरकारों में मुख्य भूमिका निभाए। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह बाजारवादी सोच, बाजारवादी षड्यंत्रों का शिकार होकर के अपने ही लोगों से बैर मोल ले। वह कहती है कि मैं मां नहीं बनूंगी। आजकल आप देखेंगे महिलाएं फिगर कॉन्शियस हो रही हैं, पता नहीं किस बुद्धू ने समझा दिया है। तो अगर एक मां ने उस बच्ची को जन्म नहीं दिया होता तो उस बच्ची का अस्तित्व कहां था। इसलिए नारी हर हाल में सृष्टि का आधार है। तो दोस्तों, बाजारवाद तो नारी को भोग की वस्तु मानता है, और सामंतवाद ने नारी को भोग की वस्तु माना। लेकिन आपको मानना पड़ेगा, नारी ना तो भोग की वस्तु है, ना नारी त्याग की वस्तु है। नारी तो सृष्टि का आधार है। नारी पर ही पूरी सृष्टि निर्भर करती है। नारी अपनी ही तरह अनुकृतियों को जन्म दे सकती है, यह क्षमता सिर्फ उसी में है। तो वह पढ़े लिखे, सरकारी योजनाओं का लाभ ले, वैश्विक योजनाओं का लाभ ले। उसके लिए भारत सरकार ही नहीं, वैश्विक संगठन भी लगे हुए हैं। हाँ, पुरुषवादी मानसिकता, जो मध्ययुगीन पुरुषवादी मानसिकता है, नारी को दबा करके रखना चाहती है जो मानसिकता, उससे पुरुषों को भी मुक्त होना पड़ेगा।
क्योंकि याद रखिए, जो नारी सिर्फ रोटियां सेक सकती है, जो नारी पढ़ लिख करके बहुत कुछ कर सकती है, आप भूल जाते हैं कि वह पुरुष की भी जननी है। इसलिए नारी सृष्टि करता है और तब वह देवतुल्य है, और इसीलिए रमन्ते तत्र देवता। तो कुछ बातें समझ में आई दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे आप छोटे छोटे विषयों को समझते रहेंगे। अब देखिए, चाहे नारी सशक्तिकरण पर लिखना हो, चाहे बाजारवाद और नारी पर लिखना हो, चाहे नारी और उपभोक्तावाद पर लिखना हो, चाहे साम्राज्यवाद और नारी पर लिखना हो, या लिखना हो कि आधुनिक युग में भारत में नारी की परिपूर्णता एक मिथक है, यानी वो जो समझती है जिस रूप में परिपूर्ण होना, उसे लगता है कि मैं अकेले ही अपने आप में कंप्लीट हूं, वो गलत सोचती है। नारी और पुरुष गाड़ी के दो पहिए। कोई भी विज्ञानवादी साम्राज्यवादी शक्ति इस भाव को बदल नहीं सकती। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें ना कोई 19 है ना कोई 20 है। हाँ, अगर 20 है तो नारी है, क्योंकि वह सृष्टि का आधार भी है, वही प्रतिपालक भी है, वह पालने पोसने वाली भी है। तो जन्म देने वाला ब्रह्मा, पालने पोसने वाला विष्णु, और ध्यान रखिए अगर नारी अपने पे आ जाए तो संहार भी कर सकती है, चंडी भी है। इसलिए उसमें दैवीय शक्तियां बसी हुई हैं, उसकी इज्जत आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूं कि बाजारवाद के कंटेक्स्ट में नारी को आप समझने की कोशिश किए होंगे। सरकारी आंकड़ों के साथ जोड़िए। आप कुरुक्षेत्र को पढ़ते हैं, इस प्रकार के मैगजीन और जर्नल से पढ़ करके जो आपके पास डेटाज हैं उनका भी इस्तेमाल कीजिए। सरकारी आंकड़ों में नारी के विकास के लिए, उसकी प्रगति के लिए क्या किया गया, कौन सी योजनाएं लाई गईं, तो नारी इन योजनाओं का लाभ ले, ना कि समाज के प्रति प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण अपनाए। नारी तरक्की करे, फले फूले, खूब आगे बढ़े, परंतु क्या समाज से बदला लेकर? यदि समाज ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? कोई भी प्रतिक्रियावादी सोच अपने लिए घातक है। यदि आप किसी से बदला लेने की सोचते हैं तो समझिए वो जो प्रतिघात है या वो जो प्रतिकार है वो अपने प्रति है। तो अगले निबंध तक बने रहें, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों। हम कल के निबंध में देखेंगे प्रकृति, पर्यावरण और बाजारवाद, यानी पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को और बाजारवाद। दोस्तों, ये जो पंक्तियां बता रहा हूं वो स्लोगन के तौर पे हमेशा याद रखिए, है ना। कई स्लोगन की पंक्तियां होती हैं, बीच बीच में आप कहते हैं दोहा डालें, श्लोक डालें, लिखाता रहूंगा, आप कलम कॉपी लेकर के लिखते भी रहें। तो नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं फिर।